वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आपके साथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस पेपर शेयर करने वाली हूँ। आपको पता होगा बिहार स्टेट का जो पिछले साल एग्जाम हुआ था, ये अभी रिसेंटली उसका जो रिजल्ट आया हुआ है, तो उनसे रिलेटेड न्यू एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हुए थे। जिनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ऑल तो अच्छी बात है, और जिनके पास नहीं है आप मेरे टेलीग्राम से अटेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल पर जब विजिट करोगे तो वहाँ पे मेंशन होगा मेरा क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उनके नीचे ही आपको मेरे दूसरा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम का चैनल सभी कुछ मिल जाने वाले हैं। वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें और अच्छे से सॉल्व करें। ओके, तो यहाँ पर जो बिहार स्टेट का है, मैं ये सोच रही थी कि क्वेश्चन पेपर मैं संडे में प्रॉपरली पूरा कंप्लीट करा दूंगी। सिर्फ और सिर्फ अगर यूपीटीजीटी वाले क्वेश्चन पेपर चाहे तो क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा रहा था। यहाँ पे डिटेल के साथ मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो आज का आपका क्लास फर्स्ट है, और इसके बाद वाली क्लासेस आप कंटिन्यूसली देखिएगा। लाइव क्लासेस होंगी 2 बजे। और हाँ, एक चीज़ और मैं डिस्कस करने वाली थी, जो एस्टेट का सिलेबस है बिहार स्टेट का, आप बताइएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 15 यूनिट है, 15 यूनिट है टोटल। तो इन 15 यूनिट्स में जितने भी 15 यूनिट्स है प्रॉपरली 1 यूनिट करके कवर अप कराऊंगी। मतलब मैंने अपना टारगेट डिसाइड किया है कि आपका 1 मंथ में, 1 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी। ठीक, तो उसके बाद आप अच्छे से प्रैक्टिस मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहिएगा। और फर्स्ट पेपर की भाई प्रिपरेशन करना अभी से शुरू कर दे अपने सब्जेक्ट में। नो डाउट आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लें या फिर बहुत कम पढ़ लें, स्ट्रांगली आप अच्छा स्कोर करके आएंगे, मुझे यकीन है। बस फर्स्ट पेपर पे फोकस करना है। फर्स्ट पेपर इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, 2 सेक्शंस होते हैं, एक पेपर फर्स्ट होता है, एक पेपर सेकंड होता है। सेम यहाँ पर भी ऐसे एग्जाम होने हैं। पेपर फर्स्ट में आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एज लाइक आपका फाइन आर्ट्स, और पेपर सेकंड में कितने क्वेश्चंस होंगे, ऑलमोस्ट 50 समथिंग। और पेपर सेकंड में जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, आप मुझसे पढ़ लीजिएगा। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट कर रहे होंगे तो मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा दूंगी। उसके बाद इन्वायरमेंट आपको पढ़ना होगा, जीके जीएस सब कुछ देख लिएगा। कम से कम पेपर सेकंड में अगर आप 20 नंबर भी लाते हैं और अपने सब्जेक्ट में 70 नंबर लाते हैं, दैट सफिशिएंट, आपका सिलेक्शन तो हो ही जाना है। ठीक, चलिए फिर स्टार्ट करती हूँ। सभी लोग सेशन को शेयर ज़रूर करेंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुंच जाना चाहिए जिन्होंने बिहार स्टेट का फॉर्म फिल किया है। मैं कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराऊंगी, कंप्लीट प्रिपरेशन बिहार स्टेट का। और अगर आप मेरे पेड बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको थ्योरी, लाइव क्लासेस सब कुछ एक्सप्लेन किए जाएंगे। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार सिलेबस फिर से दिखा देती हूँ। वैसे मैंने सिलेबस आपके साथ शेयर किया है, एक बार आप नज़र डाल लें। 100 मार्क्स के अपने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से यूनिट फर्स्ट आर्ट के बारे में, यूनिट सेकंड स्कल्पचर्स के बारे में, यूनिट थर्ड प्रिंट मेकिंग के बारे में, यूनिट फोर्थ जो है वो अप्लाइड आर्ट के बारे में, इंडियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट, डिजाइनिंग एंड ये वाला पता है यूनिट मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से ढूंढा, मिल नहीं रहा था। तो मैं 11 12 10th क्लास में, आपको याद होगा चमन किरण की एक बुक हुआ करती थी तो मैं अपने प्रीवियस लाइब्रेरी में ढूंढ ढूंढ करके आपका यूनिट 7 निकाली हूँ। तो सभी को मैंने बहुत अच्छे से फ्रेम कर रखा है। विश्व फोटोग्राफी, एस्थेटिक, इंडियन एस्थेटिक, वेस्टर्न एस्थेटिक, आइकोनोग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट्स, इन सभी को हिंदी में मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगी। प्रिमिटिव एंड फोक आर्ट, कंटेम्प्रेरी एंड ऑल। बस इतना ही सिलेबस है आपका, बस यहीं तक का। ये आपका 15 यूनिट कवर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड यूनिट सिलेबस शुरू हो जाता है। सेकंड यूनिट में जो ये टीचिंग वाला है, आर्ट ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड टीचिंग ऑफ लर्निंग मीनिंग्स प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड नेक्स्ट ब्लूम टेक्सोनॉमी इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला यूनिट आप चाहे तो मुझसे पढ़ लीजिएगा, मैं प्रॉपर आपको इंग्लिश में पढ़ाऊंगी, क्योंकि हिंदी में मेरे पास नोट्स नहीं है और हिंदी में इतना प्योर लिखा हुआ होता है हिंदी कि मुझे खुद नहीं समझ आता, मैं आपको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो आप चाहें तो ये वाला यूनिट मेरे साथ पढ़ सकते हैं बहुत इजी तरह से। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो अभी आपका बहुत हेल्प हो जाएगा। पूरा मैं थ्योरी डिस्कस करूंगी, आप बार बार से प्रैक्टिस सेट्स लगा लिएगा,
सब कुछ स्ट्रांग हो जाना है, जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंट, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल, ये सभी आपने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में पढ़ रखा है। कुछ यहाँ से नया यूनिट नहीं है, मैं यहाँ आपका रिवीजन कराऊंगी। चलिए फिर क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर करते हैं। ये यूनिट है, जो भी स्टूडेंट एस्टेट का इस बार फॉर्म भरे हैं वो एक बार मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि किस टाइम में आप कंफर्टेबल हैं एस्टेट का पेपर 1 अपना सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 100 मार्क्स का। तो 1 मंथ की मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ, 1 मंथ में आपका पूरा यूनिट कवर अप कराऊंगी। सोच तो रखी थी एक दिन में, लेकिन एक दिन में इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ईएमआरएस का सिलेबस छोटा था, वो मैंने बहुत मेहनत करके 5-6 घंटे में महामैराथन में एक दिन में कवर अप करा दिया। ये भी हो सकता है 10 घंटे की क्लास में, लेकिन अभी आप पढ़ लीजिए, जब फाइनल आपका एग्जाम का डेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो उस दिन मैं महामैराथन 2-3 ले लूंगी, ठीक है। चलें क्वेश्चंस पेपर देख लें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस हैं, हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, राइट। सो एवरीवन यू कैन सी इट, स्क्रीन पर प्रॉपरली मेंशन किया गया है क्वेश्चंस पेपर ऑफ माध्यमिक फाइन आर्ट्स एस्टेट का है। सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम्स हुए थे। टाइमिंग जो मिलती है आपको लाइक टाइमिंग जो है वो 10 से 12:30, मतलब आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 2.5 घंटे का टाइम अच्छा खासा बहुत होता है। मान लीजिए अच्छा आप आराम से 1.5 घंटा अपने फाइन आर्ट्स में दीजिएगा और 1 घंटा फर्स्ट पेपर में। मेन सब्जेक्ट्स आपका फाइन आर्ट्स है, जिसे टीजीटी कला कहते हैं, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट। एग्जाम डेट कौन सा था, तो 11/9/2023 में एग्जाम हुए थे। ये प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर तो नहीं कहा जाएगा, अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही तो एग्जाम हुआ था। तो ये क्वेश्चंस पेपर आप कहाँ से ले सकते हैं, मेरे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाली है, ओके। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया था, तो सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। और अगर एग्जामिनर यहीं पर आपसे पूछ लें यथार्थवादी प्रयोग कहाँ पर हुआ था, बताइए। यथार्थवादी प्रयोग कहाँ हुआ था, यथार्थवादी प्रयोग हुआ था भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। और आपको क्या देखने को मिलेगा ऋग्वेद में, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख यहाँ पे सर्वप्रथम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्क्रीन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइन आर्ट्स, ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं। ललित कलाएं जिनको इंग्लिश में फाइन आर्ट्स कहा जाता है वो कितने प्रकार की होती हैं, बताइए। पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर और प्रिंट मेकिंग, सॉरी पोट्री एंड म्यूजिक। कौन सी पोट्री, जो आप सुनते, पोएट्री जो आप सुनते हैं वो पोट्री नहीं है, आप पोएट्री मतलब काव्य। पेन मेरा वर्क पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। और संगीत, ठीक है। तो टोटल होते हैं, ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो ललित कलाएं वैसे होती हैं 5, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक एंड पोट्री। और कला कितने प्रकार की, तो 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, एक होती हैं ललित कला, दूसरी होती है उपयोगी कला, वो दूसरा कहा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 5 को करेक्ट करना है। मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं कला, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्ट, सेम अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया। तो देखिए ये आपका आर्ट है, ठीक। तो अब आप आर्ट का डिवाइडेशन करेंगे। तो एक होता है फाइन आर्ट्स, जिसको आप कहोगे ललित कला, एक आपका है फाइन आर्ट,
फाइन आर्ट, दूसरा है यूजफुल आर्ट। यूजफुल आर्ट जिनको उपयोगी कला कहा जाता है, देयर आर ओनली पार्ट्स ऑफ टू। कला दो प्रकार की होती हैं, ललित कला एंड उपयोगी कला। ओके, नेक्स्ट, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी कलर्स? सपोज करें यहाँ पे प्राइमरी कलर्स आपसे एग्जामिनर पूछ रहे हैं, तो डिवाइडेशन कीजिए, ये रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया। जो मैंने ब्लू से लिखा है ये सभी कलर्स जो हैं वो प्राथमिक हैं। अब उसके बाद दूसरा मेजरमेंट कीजिए, रेड येलो मिक्स करेंगे आप, जब रेड येलो एंड ब्लू, ये येलो है और ये ब्लू, जब आप रेड और येलो मिक्स करेंगे तो आपका ऑरेंज कलर बनेगा। रेड में ब्लू मिक्स करोगे तो ग्रीन कलर्स बनेगा, येलो में ब्लू मिक्स करेंगे तो ग्रीन। तो जो मैंने रेड कलर्स के पेन से लिखा है वो सेकेंडरी कलर्स हैं। तो प्राथमिक कलर्स ओनली 3 होते हैं। कौन कौन से? रेड, येलो एंड ब्लू, राइट। उसके बाद ऑरेंज, ग्रीन एंड वॉलेट एंड ग्रीन जो होता है ये सेकेंडरी, द्वितीयक रंग होता है। नारंगी, बैगनी और हरा। प्राथमिक रंग 3 होते हैं, द्वितीयक रंग 3 होते हैं। दोनों को मिलाकर एक प्राथमिक को मिलाएंगे तो 3 द्वितीयक रंग बनेगा। अगर आपसे एग्जाम में तृतीयक रंग पूछ लिया जाए तो 6 होते हैं। कैसे पता? तो पहले आप ब्लू को वॉलेट में मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा? ब्लूइश पर्पल बन जाएगा। ब्लू में ग्रीन मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा? ब्लूइश ग्रीन। ग्रीन में येलो तो येलोइश ग्रीन बन जाएगा। येलो में ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज कलर बन जाएगा। ऑरेंज में रेड मिक्स करेंगे तो रेडिश ऑरेंज। तो ये आपके कितने हुए? 1 2 3 4 5, राइट। एक और मिलाते हैं, रेड में वॉलेट तो रेडिश पर्पल। टोटल 6 हो गए ना। 3 प्राथमिक होते हैं, 3 द्वितीयक होते हैं और 6 तृतीयक रंग होते हैं। कैसे होते हैं मैंने मेजरमेंट आपको बता दिया। आज पता नहीं क्यों मेरा पेन थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए अच्छे से मैं लिख नहीं पा रही हूँ स्क्रीन पर। अगला देखिए, तैल रंग में प्रयोग होने वाले ऑयल कौन से कहे जाएंगे? ऑयल कलर्स में मोस्टली जो ऑयल यूज़ करते हैं वो लिंसिड ऑयल का यूज़ करते हैं, लिंसिड ऑयल। और कौन से ऑयल का यूज़ किया जाता है? ऑयल कलर्स जो होते हैं उसमें किसका किसका रोल होता है? इस तरह का डिपर यूज़ किया जाता है। प्रैक्टिकली जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा, एक में लिंसिड ऑयल डालते हैं, दूसरे में टर्पेंटाइन। लिंसिड ऑयल जैसे कलर्स, बहुत पैलेट्स में कलर जब आप निकालते हो वो थिक होता है, उनको थोड़ा लूज फॉर्म में करने के लिए लिंसिड ऑयल का यहाँ पे ऐड किया जाता है। ब्रशेस से, हॉग हेयर ब्रश से मिक्स किया जाता है। ब्रश जो होता है हॉग हेयर ब्रश। और टर्पेंटाइन का क्या रोल होता है? तो ये ब्रश वॉश करने के लिए, धुलने के लिए काम आता है। मैं तो प्रैक्टिकली ज़्यादा तो टर्पेंटाइन ऑयल से ही ब्रश वॉश करती थी, कभी कभी उनसे भी कर लेती थी कैरोसिन ऑयल से। तो वो आर्टिस्ट पे या फिर पेंटिंग्स करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कौन से मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं। तो ऑयल कलर्स में बेसिकली अलसी का तेल, दैट मीन्स लिंसिड ऑयल का यूज़ करते हैं। टर्पेंटाइन ऑयल ऑल्सो यूज्ड हियर इन द वॉशिंग ब्रशेस, ब्रश को धुलने में काम आता है। हॉग हेयर ब्रशेस का यूज़ करते हैं। और क्या होता है? और पहली बार खोज हुई थी कहाँ पर? नीदरलैंड में। नीदरलैंड, हॉलैंड, डच एक ही प्लेस को कहा जाता है। यहाँ पे जैन वैन आइक ने खोज किया था, जैन वैन आइक। अगर हमारे इंडिया में पूछ लिया जाए तो इंडिया में भी याद रखिएगा, पहली बार राजा रवि वर्मा ने स्टार्टिंग किया है ऑयल कलर्स का। बस यही हिस्ट्री है। और इसके प्रोसेस कैसे होते? तो ये डार्क टू लाइट होते हैं, गाढ़े से हल्के की तरफ। दैट सफिशिएंट, बस इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इतना भी पता है ना तो समझे आपको सब कुछ पता है। और जिन्होंने प्रैक्टिकल किया उनको तो इतनी थ्योरी पे फोकस करने की जरूरत नहीं, भी पढ़ेंगे फिर भी उनका कंसेप्ट क्लियर ही रहेगा। कौन सा तत्व होता है जो अभाव में चित्र रचना, जिनके अभाव में नहीं हो सकता है? कौन सा ऐसा तत्व? दैट मीन्स एलिमेंट्स ऑफ आर्ट पूछ रहा है। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, लाइन, शेप, स्पेस एंड फॉर्म। अब चलिए मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहले आपने एक अंतराल लिया, सरफेस लिया। सबसे पहले आपने अंतराल लिया जिसको सरफेस कहते हैं। फिर अंतराल पे इसने रेखा से क्या किया? एक रूप का क्रिएशन किया। अंतराल लिए, सबसे पहले स्पेस ले लिया, फिर लाइन से शेप बनाए। फिर इस शेप में क्या किए? कलर्स फिल किए हैं। जब आपने कलर्स फिल किए एक टोनल वैल्यू निकल कर आई, लाइट, मिडल एंड डार्क टोन, तो टोन हो गया जिसको तान कहते हैं। फिर एंड में जब प्रॉपर आपकी पेंटिंग्स कंप्लीट हो गई तो क्या शो किया उसमें?
टेक्सचर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेक्सचर आपको फुलफिल होने लगे कि चट्टान हार्ड है, ग्रीनरी ग्रास जो है ये सॉफ्ट है, हट थोड़ा डिफरेंट टाइप्स में है। तो ये सारी चीजें आप अपने आईक्यू लेवल से कैप्चर किए हैं। तो विदाउट स्पेस पेंटिंग्स नहीं की जा सकती हैं। धरातल क्या होता है? तो धरातल तो कलाकार का कार्यकक्ष होता है ना, रेखा के बिना भी तो नहीं किया जा सकता है। तो एग्जामिनर ने इनको राइट आंसर रेखा कराए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक स्पेस होता है, एक सरफेस होता है। ये बात समझ लीजिएगा, आप ये मत कहिएगा मैम आपने धरातल क्यों नहीं कराया। एक स्पेस होता है, एक सरफेस होता है। स्पेस का मतलब होता है जिसपे आप पेंटिंग करेंगे, जैसे कैनवस, पेपर। अभी मैं आपको क्लासेस दे रही हूँ, तो ये क्लासेस जो है वो स्क्रीन, आप जो मेरे प्रॉपर स्क्रीन देख रहे हैं, जब भी तो आप मुझे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि अच्छा मैम क्लासेस ले रही है, तो ये मैम का स्क्रीन है, उससे हमें विजुलाइज हो रहा है। सेम ये हो जाता है स्पेस। और सरफेस क्या हो जाता है? स्पेस आपका मोबाइल का एरिया है, सरफेस उसके ऊपर जो लिखा हुआ कंटेंट है ये आपका सरफेस में इंक्लूडेड हो जाएगा। बस ये दोनों माइनर से डिफरेंसेस है, इसलिए वहां पे रेखा को करेक्ट कराए होंगे एग्जामिनर। रंगों के आयाम को दर्शाने के लिए सबसे ज्यादा मैंडेटरी क्या होता है? सबसे ज्यादा जरूरत रंगों को लाइक 3 डिमेंशनल में आपको लाइट एंड शेड के साथ ही तो शो करना होगा। जब तक छाया प्रकाश नहीं होगा आपकी पेंटिंग 3D लगेगी ही नहीं। ठीक है, स्पेस इज वेरी मैंडेटरी एंड ऑल्सो लाइट एंड शेड। नंदी की बड़ी मूर्ति, आपको पता है नंदी की मूर्ति, ओनली नंदी की मूर्ति पूछ लेता है तब आप खजुराहो कर सकते थे, क्योंकि आपको भी याद होगा नंदी की मूर्ति 2016 यूपी पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। तो पूछा गया था नंदी की मूर्ति कहाँ है? नो डाउट खजुराहो में है, बट यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर स्टैबल है? तो सबसे बड़ी मूर्ति आंध्र प्रदेश में है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, मूर्तिकला में कितने आयाम होते हैं? हाउ मेनी फॉर्म्स इंक्लूडेड इन स्कल्पचर में 3 डिमेंशनल होता है, क्योंकि आप उसे चारों तरफ से देख सकते हैं। जैसे अभी मैं क्लास ले रही हूँ तो आपका जो फोन है ये 3 डायमेंशनल है, क्योंकि आप इस फोन के आगे और पीछे सबको देख पा रहे हैं। जिस चीज को आप आगे पीछे फ्रंट बैक सभी को विजुअलाइज करेंगे वो मूर्तिकला होती है, उनको 3D में रखा जाता है, मोस्टली 3 डायमेंशनल। पेंटिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड 2 डायमेंशनल, राइट। मूर्तिकला में कुछ कुछ पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है सब्सट्रैक्टिव, हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, परेशान नहीं होएगा। एक सब्सट्रैक्टिव होता है, दूसरा होता है एडिटिव। क्या होते हैं ये सब्सट्रैक्टिव एंड एडिटिव? सब्सट्रैक्टिव मतलब योग्यात्मक, एक मिनट, योग्यात्मक। एडिटिव योग्यात्मक है, सब्सट्रैक्टिव जो है ये व्यंकल्पनात्मक है, व्यंकल्पनात्मक, राइट। अब व्यंकल्पनात्मक क्या होता है, योग्यात्मक क्या होता है? जैसे सपोज करें आपने एक बड़ा सा पत्थर लिया, इस पत्थर में आपने एक शेप ड्रॉ किया जो आपको स्कल्पचर्स बनाना है जिस भी शेप में। उसके बाद जो निगेटिव पार्ट्स आपको दिख रहा है आपने इनको रिमूव कर दिया और अपनी एकदम अच्छी सी प्यारी सी जीती जाती सी स्कल्पचर को सेफली निकाल लिए। चीजों को रिमूव करना ये होता है सब्सट्रैक्टिव। एडिटिव क्या होता है? चीजों को ऐड करना। एक शून्य को लेकर, एक जीरो से लेकर आप एक मूर्ति जोड़ जोड़ के बना रहे हैं, कोई भी चीजें जोड़ कर बना रहे हैं, ये आपका एडिटिव में आ जाता है। तो एडिटिव में बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? सब्सट्रैक्टिव में बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? तो सब्सट्रैक्टिव में आप रखेंगे कार्विंग को, ठीक, कार्विंग। और एडिटिव में किसको रखोगे? मॉडलिंग, कास्टिंग, असेंबलाज। होप सो कि आपको ये समझ आ रहा होगा जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मूर्तिकला के 2 पार्ट होते हैं, जैसे चित्रकला के 2 पार्ट होते हैं ना, एक होता है ललित कला, दूसरा उपयोगी कला। सेम उसी तरह मूर्तिकला के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्सट्रैक्टिव, दूसरा होता है एडिटिव। सब्सट्रैक्टिव आप उनको कहोगे जो एक पत्थर बड़ा सा ह्यूज ले लेंगे और चीजें रिमूव करके प्रॉपर अपनी मूर्तियों को सेफली निकालेंगे। और एडिटिव में चीजों को जीरो से ऐड करेंगे, जीरो से, एक शून्य से ऐड करके एक स्ट्रॉन्ग लेवल तक लेकर जाएंगे। उसमें एक बेस्ट एग्जांपल, जैसे आप मॉडलिंग करते हैं, मूर्ति ढलाई में मॉडलिंग का मतलब होता है मिट्टी में उत्कीर्णन करना। मॉडलिंग के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक हॉलोइंग होता है, दूसरा सॉलिड होता है। कास्टिंग होता है, असेंबलाज, यहाँ पे चीजों को जोड़ा जाता है। बस यही चीजें हैं
मॉडलिंग, कार्विंग, असेंबलाज आपका एडिटिव है और कार्विंग आपका सब्सट्रैक्टिव, क्योंकि कार्विंग में आप पूरी मूर्ति को लेकर के एक पत्थर लेके उसमें काम कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें बेसिक आपसे पूछी जाएंगी, इसलिए मैं इतना इन डेप्थ आपको डिस्कस कर रही हूँ। मूर्ति रचना या फिर मूर्ति में जो सांचा है, सांचा क्या होता है? सपोज करें ये मूर्ति हमें बनानी है, कोई भी मूर्ति XYZ, हमारा ये सांचा है। इस सांचे में जैसी भी मूर्ति में बैकग्राउंड में शेप होगा, सपोज करिए कि हम यहाँ पर लोटस बना देते हैं और इसमें कार्विंग कर देते हैं। ये हमारा सांचा है, हॉलोइंग है, इसके अंदर मतलब कुछ है नहीं, इसके अंदर हमें मेटल को फिल करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिल करना है। तो सबसे पहले सांचा तैयार करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रोल बहुत ज़रूरी होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से ही तो आप सांचा तैयार करोगे। विदाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस आप सांचा नहीं बना सकते हैं। सांचा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं। सांचा बनाने के बाद ब्रॉन्ज कास्टिंग की जाती है। ब्रॉन्ज कास्टिंग, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रॉन्ज कास्टिंग के कितने पार्ट्स हैं? 3 हैं। कौन कौन से? एक होता है सैंड कास्टिंग, सैंड कास्टिंग, दूसरा होता है डोगरा कास्टिंग, हिंदी में भी इसी नाम से जाना जाता है, डोगरा कास्टिंग, और तीसरा कौन सा है? तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक आप याद रखिए, क्योंकि हिंदी में मधुमक्खी टेक्निक, सिरा पैडू टेक्निक, बहुत सारा नाम है, तो इंग्लिश में आप याद रखेंगे ना तो ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी कला चाक्षुष, चाक्षुष किसको कहा जाता है? विजुअलाइजेशन को कहा जाता है। विजुअलाइजेशन, जिसको आप देख सकते हैं अपने आंखों से। तो बताइए, अपने आंखों से आप किसको देख पाओगे? चित्रकला को बिल्कुल देख पाएंगे, वास्तुशिल्पी को ऑफ कोर्स, एंड स्कल्पचर। सो बोथ आर करेक्ट, सभी करेक्ट हैं यहाँ पर। सभी जिन्हें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं वो चाक्षुष है। अगर एग्जामिनर यहीं पर दे देता काव्य या फिर संगीत, काव्य दे देता या फिर संगीत दे देता, तो ये चाक्षुष नहीं है, क्योंकि आप इनको अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, बस आप फील कर सकते हैं। ये एक फीलिंग मोशन को क्रिएट करता है, राइट। नेक्स्ट, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किस शासकों द्वारा बनवाए गए थे? खजुराहो में जो चतुर्भुज मंदिर है वो किस शासकों के द्वारा बनाया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा। अगर टाइम पूछ लिया जाए खजुराहो का तो कितना था? 950 से लेकर 1050 ईस्वी तक का। ओके। बराबर की गुफाएं किस जिले में है? बराबर की गुफाएं किस काल की हैं, ये भी आप मुझे बताएं। पहले तो ये गया में पड़ता था, नियर अबाउट गया, बट अभी रिसेंटली इनको इंक्लूडेड कर दिया गया है। गया ऑप्शन में नहीं है तो जहानाबाद। बराबर की गुफा ये मौर्य काल की हैं, मौर्य काल की गुफा है। तो मौर्य काल की जो गुफा है बराबर की, इनको 4 भागों में बांटा गया है ना। एक है सुदामा, दूसरी है कड़ चौपड़, तीसरी है लोमस ऋषि, विश्व झोपड़ी, और लोमस ऋषि। लोमस ऋषि, विश्व झोपड़ी तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो देखिए इसको डिवाइडेशन कैसे है। सुदामा जो है सबसे पहली और प्राचीन है, और लोमस ऋषि ये चौथे नंबर पर है, ये सबसे नवीन गुफा है। बराबर की गुफाएं बराबर की पहाड़ी पर मौर्य काल की कही जाती हैं, ठीक है। जहानाबाद, ये नालंदा ना समझ लीजिएगा, जिन्होंने इन क्वेश्चन का आंसर किया वो गलत आंसर किए हैं। अगला देखिए, मूर्तिकला की मुख्य टेक्निकें कौन सी हैं? मूर्तिकला की मुख्य टेक्निक कौन सी हैं? तो देखिए, नक्काशी ऑफ कोर्स की जाती है और उनको कंपोज भी आप करोगे। मॉडलिंग और कास्टिंग अभी हमने बताया है, मॉडलिंग, कास्टिंग, असेंबलाज, कार्विंग। मॉडलिंग, कास्टिंग ये दोनों कौन सा है? तो ये दोनों एडिटिव है, यहीं पे आप ज्वाइन कर ले, मॉडलिंग, कास्टिंग, असेंबलाज, असेंबलाज, ये तीनों कौन सा है? ये तीनों एडिटिव है। एडिटिव प्रोसेस मतलब एक शून्य से लेकर जोड़ा गया है, राइट। तो दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। इनमें से कौन सी बिहार की लोक कला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस क्वेश्चन। बिहार की लोक कला, ऑफ कोर्स आपको मधुबनी तो पता है, दूसरी मंजूसा भी याद रखिए, तीसरी टिकुली भी याद रखिए। यहीं पर मंजूसा में ध्यान रखिए कौन कौन से कलर्स यूज किए जाते थे। गुलाबी प्राइमरी कलर्स, मंजूसा के प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है गुलाबी,
और दूसरा होता है हरा, प्रकाश के जो प्राथमिक रंग है हरा, और तीसरा पीला। प्रकाश के भी नहीं कहा जाएगा। ये तीनों प्राथमिक रंग माना गया है मंजूषा लोक कला में। और टिकुली लोक कला है, मंजूषा लोक कला है, मधुबनी लोक कला है। ये तीनों कहाँ की हैं? नियर अबाउट बिहार की हैं। सो हियर विच वन इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस? एग्जैक्टली राइट आंसर इज डी, राइट। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्टेबल हैं या फिर अवस्थित हैं? भीमबेटका केव्स नियर अबाउट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफाएं मध्यपाषाण काल की कही जाती हैं। 1958 में वीएस वाकड़कर उज्जैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने खोज किए थे। वीएस वाकड़कर ने, ठीक। और 600 केव्स हैं यहाँ पर, 275 पेंटिंग्स मिली हैं और इनको यूनेस्को में कब सम्मिलित किया गया है? 2003 में। आदिम कला जिनको प्रिमिटिव आर्ट कहा जाता है, प्रिमिटिव आर्ट के मेन पर्पस सब्जेक्ट्स मैटर क्या हुआ करते थे? शिकार के दृश्य, बिल्कुल। राधा कृष्ण नहीं बनाए गए हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है। पशुओं की विभिन्न अवस्थाओं को रिप्रेजेंट किया गया है, बिल्कुल। सो हियर द राइट आंसर इज डी, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। आदिम कला सर्वप्रथम कहाँ पर पाई जाती है? आदिम कला एज लाइक प्रिमिटिव आर्ट सर्वप्रथम कहाँ पर पाई गई थी? अल्तामिरा, लस्कर, स्लैश काम्बरेली या फिर फोंदगाम। तो आदिम कला प्रिमिटिव आर्ट ऑफकोर्स सबसे पहले अल्तामिरा केव में आपको देखने को मिलेगा। 1879 में मारिया सांतोला ने इस गुफा की खोज की थी, जो 8 या 13 वर्ष की एक छोटी बेबी कही जाएंगी। अल्तामिरा गुफा स्पेन में है। टोटल यहाँ पर 150 पेंटिंग्स मिले हैं और 150 में ओनली 25 इसी में से माइनस कर दीजिए, 125 हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में और 25 पेंटिंग्स कलर्ड हैं, कलरफुल। ओके, निम्नलिखित में से क्राफ्ट की श्रेणी में आता है। क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट आप किस में कर रहे होंगे? आर्ट एंड क्राफ्ट सिक्की या फिर पेपर मैशी। पेपर मैशी क्या होता है? आपने बहुत पेपर मैशी बीएफए में वर्क किए होंगे। अंडे की जो क्रेट होता है, अंडे का प्लेट, उसको पानी में डीप करके भिगो देते हैं अच्छी तरह से। जब ये भीग जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, इसी में चॉक पाउडर ऐड करते हैं। चॉक पाउडर के साथ थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी ऐड करते हैं, लिमिटेड, अपने आवश्यकता अनुसार, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा यूज़ करने से ब्रेक होने का, चिटकने का डर रहता है। फिर इसमें क्या ऐड करते हैं? सरेस ऐड करते हैं, जिनको बबुल का गोंद कहा जाता है, इंग्लिश में ग्लू कहेंगे। ये सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से गूंथा जाता है आटे जैसा। बहुत मेहनत से इनको तैयार किया जाता है, उनको पेपर मैसी कहा जाता है, ठीक है। जिसको लुगदी छापा चित्रण किसने नाम दिया था? लुगदी छापा चित्रण। तो लुगदी छापा चित्रण ये नाम दिए थे सोमनाथ होर। घाव श्रृंखला इन्होंने बनाया है। हम लोगों ने पेपर मैसी में बहुत काम किया है और मतलब ये होता था ना कि हम लोगों को बनाना ही था। ये तो आप मार्केट से क्ले खरीदिए, ये पेपर मैसी बनाइए। पेपर मैसी ईजिली सस्ता पड़ेगा। मार्केट से क्ले लेंगे आपको कितना मिलेगा? 1 kg मिलेगा। वो कॉस्टली होता है, उसका जो क्वालिटी होता है नो डाउट बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे आते थे, 1000 रुपीज़ तक में। आदिम कला के रूप में मनुष्य की कौन सी कला चिन्हित थी? आदिम कला में आप मनुष्य की जो कला देखेंगे वो कौन सी कही जाएंगी? आदिम कला में भित्ति चित्र भी बनाया गया है, नकल अभिनय भी किया गया है, मूर्ति कला। सो ऑल ऑफ दी अबव, इनमें से सभी के चिन्ह देखने को मिलते हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? सभी को पता है, कौन है बता दें जल्दी से? भरत मुनि हैं, जिन्होंने 8 रसों के बारे में अपने नाट्यशास्त्र में एक्सप्लेनेशन दिए हैं। मंजूषा कला सामान्यतः कौन से कलर्स यूज किए जाते थे? तो मंजूषा कला में आपको याद रखना है गुलाबी, पीला और हरा। बट ऑप्शन में गुलाबी तो है नहीं, नियर अबाउट हरा और पीला है। तो जो हरा और पीला है उन्हीं के साथ ये ऑप्शन आपका जाएगा। राइट आंसर इज ए, लाल, पीला और हरा का यूज करते थे। तो आप एक तरह से याद कर ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मंजूषा कहाँ की लोक कला है? अभी आपने सॉल्व किया है, बिहार की लोक कला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रसास? तो देयर आर ओनली 9, 9 प्रकार के होते हैं।
जो होता है वो 9 प्रकार का होता है। 8 रस जो है उनके बारे में भरत मुनि ने एक्सप्लेन किया है ना, भरत मुनि ने किस ग्रंथ में? नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने मेंशन किए हैं 8 रसास के बारे में। नवा रस कौन सा है? तो नवा रस जो है वो शांत रस है। शांत रस की खोज किसने की? तो शांत रस की खोज किए हैं अभिनव गुप्त ने। किस ग्रंथ में मेंशन्ड है शांत रस? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। ओके। कंपनी शैली का संबंध किससे था? मंजूषा हो गया आपका बिहार का, वर्ली हो गई महाराष्ट्र की, मिथिला हो गई बिहार की। कंपनी शैली ऑल्सो इंक्लूडेड द पटना कलम, जिसकी खोज 1943 में पीसी मानक ने किए थे। पीसी मानक ने खोज किए थे। छापा कला क्या है? व्हाट इज प्रिंट मेकिंग? तो छापा कला ना तो मूर्ति कला है, ना ही स्थापत्य कला है, ना ही नृत्य कला है। तो है क्या? छापा कला एक प्रिंट मेकिंग का अलग ही सेक्शन होता है। जैसे आप बीएफए करते हैं तो बीएफए में आपने ये तो पेंटिंग से बीएफए किया होगा, जैसे मेरा तो पेंटिंग था। किसी ने छापा कला प्रिंट मेकिंग से कर रहे होते हैं, कोई मूर्ति कला से करता है, यही सारी चीजें कोई अप्लाइड आर्ट से करता है। अब छापा कला के पार्ट कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। वो 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं प्रिंट मेकिंग के? एक आपका होता है रिलीफ, ध्यान से सुनिएगा आपको यहीं पे याद हो जाएगा। दूसरा होता है इंटैग्लियो, तीसरा होता है आपका प्लेनोग्राफी। क्या कोई बताना चाहेगा कि इसके अंतर्गत कितने कितने प्रोसेस होते हैं? लाइव क्लासेस हो रही हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस और पूछ भी सकते हैं जो समझ नहीं आ रहा है। और चौथा आपका होता है सेरिग्राफी, जिनको आप सिल्क स्क्रीन नाम से डिटरमाइन करते हैं। तो रिलीफ के अंतर्गत आता है एक तो लिनो कट, दूसरा वुड कट, तीसरा स्क्रैपर बोर्ड माध्यम, 3। इंटैग्लियो के अंतर्गत कितने आते हैं? तो इनके अंतर्गत 7 प्रोसेस आते हैं। कौन कौन से? प्लेट इंग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, एचिंग, एक्वाटिंट, मेजोटिंट, विस्कोसिटी एंड कोलोग्राफी। यूजीसी नेट वाले बच्चों को इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट का, नेट जेआरएफ देने वाले हैं 2024 में, तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये तो मुझे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए या फिर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। मैसेज करेंगे तो मैं जल्दी रिप्लाई दूंगी, कॉल अटेंड नहीं कर पाऊंगी। और तीसरा है आपका प्लेनोग्राफी। प्लेनोग्राफी ऑल्सो कॉल्ड एट वो क्या बोलते हैं, लिथोग्राफी। तो इनके अंतर्गत 2 प्रोसेस आ जाते हैं, एक आता है लिथोग्राफी और दूसरा आपका आ जाएगा ओलियोग्राफी, जिसके लिए हमारे राजा रवि वर्मा इंडिया में इन्वेंशन किए थे। सेरिग्राफी एक सिंगल है, इसको सेरिग्राफी को सिल्क स्क्रीन के नाम से जाना जाता है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। छापा कला एक प्रोसेस होता है प्रिंट मेकिंग का, जो लिनो कट, वुड कट, स्क्रैपर बोर्ड माध्यम, ये अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स में किया जाता है। आप प्लेट्स पे, तांबे की प्लेट पे भी कर सकते हैं। प्लेट वाला जो प्रोसेस होता है वो इंटैग्लियो होता है। प्लेट लेते हैं, प्लेट को इंग्रेव करते हैं, अंदर से सुनकेन एरिया में इंक फिल होता है, बस यही सारे प्रोसेस है। नृत्य करती हुई लड़की, जिनको डांसिंग गर्ल कहा जाता है, ये कहाँ से प्राप्त है? चौथा ऑप्शन देखिए, डांसिंग गर्ल्स मुझे लगा था कि मोहनजोदड़ो ऑप्शन में होगा, बट वो नहीं है। तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन करेक्ट करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। इसका साइज है 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5, ये इनका साइज है। और ये फर्स्ट ब्रॉन्ज में बनाई गई हैं, जिनको लॉस्ट वैक्स टेक्निक प्रोसेस में ढलाई की गई है। सीरा पेरदू हिंदी में बोलेंगे ना, सीरा पेरदू, या फिर डोगरा कास्टिंग इंग्लिश में याद रखिए, सिर्फ इंग्लिश में बोला जाता है लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। धातु कौन सा है? तो ब्रॉन्ज है, जिनको कांस्य कहा जाता है। कांस्य में बनाई गई पहली नृत्यांगना है। वॉश टेक्निक पद्धति के जन्मदाता, विच वन इज द फाउंडर ऑफ वॉश टेक्निक? वॉश चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? वेरी गुड, अवनींद्रनाथ टैगोर। एग्जैक्टली, आप लोगों ने अवनींद्रनाथ टैगोर बताया, बिल्कुल करेक्ट। ये वॉश टेक्निक के फाउंडर भी कहे जाएंगे, जनक, जन्मदाता। वॉश टेक्निक बेसिकली किया किससे जाता है? तो वाटर कलर से। वाटर कलर्स की जो वेवलेंथ होती है ये ट्रांसपेरेंट होता है,
ट्रांसपेरेंट, जिनको हिंदी में कहा जाता है पारदर्शी, आर पार से दिखाई देना। और वॉश टेक्निक में जो प्रोसेस होता है वो लाइट टू डार्क होता है, लाइट टू डार्क। और ब्रश कैसे यूज़ किए जाते हैं, तो ब्रश जो होता है वो स्क्वायर हेयर गिलहरी के बालों वाली ब्रशेस यूज़ की जाती हैं। बस ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जनक पूछ लिया जाए तो पॉल सैंडबाय फाउंडर थे। पॉल सैंडबाय कहाँ के हैं ये, इंग्लैंड के। इंडिया में पहली बार रवींद्रनाथ टैगोर ने यूज़ किया, बंगाल स्कूल में 1895 से 1920। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1954, जिसको शॉर्टली नगमा कहते हैं, NGMA। हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। यहाँ पर कंपनी स्कूल बंगाल स्कूल से लेकर कंटेम्प्रेरी आर्ट तक की पेंटिंग्स एग्जिबिट हैं। मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी एज लाइक आप कह लें समकालीन और आधुनिक। अभी कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है प्रेजेंट ऑफ आर्ट। BFA एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट ऑफ आर्ट, मतलब वर्तमान के कलाकार तक की पेंटिंग्स एग्जिबिट हैं। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1954 में। इंडियन स्कल्पचर्स एंड आइकोनोग्राफी, ये बहुत बार आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है, गणपति V स्थपति। एंड जहांगीर निकोलस आर्ट गैलरी, जहांगीर आर्ट गैलरी कह लें या फिर जहांगीर निकोलस आर्ट गैलरी, ये नियर अबाउट कहाँ पर है आपके इंडिया में, बताइए। मुंबई किसने किसने बताए हैं आंसर में। वेरी गुड, जिन्होंने बताया है जहांगीर आर्ट गैलरी का उनका करेक्ट आंसर है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। डेली मेरी क्लासेस इसी टाइम पे लाइव होंगी 2 बजे। क्लासेस का जो है ड्यूरेशन बहुत बड़ा नहीं रखूंगी, इतनी क्लासेस के इतने क्वेश्चन हैं जो आपके क्लास के ड्यूरेशन में याद हो जाए। अब मेरी तीसरी क्लास जो होंगी वो होंगी 4:30 पे। 4:30 पे इंडिया की सबसे बेस्ट बुक जो कही जाती है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स वाली। और इसका संस्करण पूछा जाए तो 2024 वाली बुक है। जिनको भी अटेंड करना होगा वो 4:30 बजे वाली क्लासेस लाइव अटेंड कीजिएगा। और तीसरी क्लासेस मेरी रात 9 बजे होती हैं, 9 बजे 9 PM पर। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।